हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। इन द प्रीवियस डिस्कशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग गवर्नर एंड उस टाइम पे हम लोगों ने गवर्नर के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको ब्रीफली समझने की कोशिश की थी। जैसे कि गवर्नर क्या होते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, मींस उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। देन उनके बारे में डील किया गया पार्ट 4 आर्टिकल 153 टू 167 के बीच में, उनका क्वालिफिकेशन के बारे में एंड उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है 5 ईयर, इन सब के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली देखा था। तो इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, on receipt of the report from the governor of state that the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president of India under article 356। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपका बड़ा है बट ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट टफ है। यहाँ पे स्टेटमेंट या तो फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनके पास ये पावर होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बारे में प्रेसिडेंट के सामने रिकमेंडेशन दे सकें या प्रेसिडेंट कह सके, मींस रिपोर्ट दे सके कि जो स्टेट है वो प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रही है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 कुछ एक्शन ले सकते हैं। यानी गवर्नर अगर ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के तहत किस तरह का एक्शन लेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कह रहा है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है हैज़ टू प्रोक्लेम प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है स्टेट में। सेकंड है हमारा हैज़ टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो स्टेट गवर्नमेंट को या तो फिर और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर सकती है। सी है हमारा हैज़ टू डिसमिस द गवर्नमेंट बट कीप द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट ऑफ सस्पेंड एनिमेशन। वो डिसमिस तो कर सकती है गवर्नमेंट को लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को बस सस्पेंड करेगी। एंड डी हमारा में रिफ्यूज़ टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है गवर्नर को उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट में तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप यहाँ पे हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पावर होता है आर्टिकल 356 के तहत कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करें। तो स्टेट यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हेन कैन द गवर्नर ऑफ द स्टेट इशू एन ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं गवर्नर वो कब कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस हमारा किस में डील किया गया, गवर्नर का आर्टिकल 213 में। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डील किया था कि कब कब कर सकते हैं। देन चूज योर करेक्ट ऑप्शन व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट आस्क हिम टू डू सो। जब उनको यूनियन गवर्नमेंट ऐसा करने को कहे। whenever there is a law and order problem in the state, जब भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है स्टेट में तो या तो फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं रहती और गवर्नर सर्टिफाइड होता है कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड अगर कोई जुडिशरी एडवाइस करे गवर्नमेंट को कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको इसका आंसर तो पता होगा क्योंकि हम लोगों ने इसे बार बार डिस्कस किया है। तो आर्टिकल 213 के तहत जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब होता है, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं रहती है। तो यानी कि जो स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो हाउस में ना रहे, अदरवाइज अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो दोनों में से कोई एक वहाँ पे मीन्स सेशन में ना रहे, तो ऐसे केस में ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारा है अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर में। देखिए आर्टिकल 200 के तहत यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा विथ होल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। वो अगर उनके पास कोई बिल आता है लेजिस्लेचर के थ्रू पास हो करके तो वो उसमें असेंट को होल्ड कर सकते, विथ होल्ड कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा रिजर्व द बिल
पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो बिल को रिजर्व भी रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। एंड थर्ड है हमारा रिटर्न अ बिल अदर देन मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, मीन्स वो मनी बिल के अलावा अगर कोई बिल आता है तो वो उस बिल को वापस से रिकन्सिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 200 के तहत जो हमारा बताया गया है उसमें क्या है, असेंट ऑफ बिल, मीन्स इसमें ये डील किया गया है कि प्रेसिडेंट बिल को असेंट देंगे। तो किस किस के तहत असेंट दे सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, वो असेंट को विथहोल्ड भी कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड आप देखेंगे तो वो बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। एंड जो थर्ड हमारा वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, उनके पास ये भी पावर है कि अगर कोई ऑर्डिनरी बिल आती है तो रिकन्सिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर के पास रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिगार्डिंग द गवर्नर इज दैट द, जो करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गवर्नर का, उसके बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। ए हमारा गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नर है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं। बी है हमारा गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके एडवाइस पे काम करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं उनके सलाह पर जो हमारे राज्यपाल है वो काम करते हैं। डी है हमारा गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर है वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, किसके एडवाइस पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है स्टेट की उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा है, बट अगर आपका यहाँ पे यूपीएससी या कोई पीसीएस में ये क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आप 2-3 मिनट के लिए ज़रूर सोचेंगे कि पता नहीं इतना ईजी क्वेश्चन है, यूपीएससी ने कुछ सोच के ही इसको सेट किया होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर भी नॉर्मली सिंपल ही होता है, मीन्स आपकी आंखों के सामने होता है। तो आर्टिकल 163 में ये प्रोवाइड किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एड एंड एडवाइस पे गवर्नर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड आप चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट आ जाता है कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकती, हो सकता है प्रेसिडेंट के एडवाइस पे वर्क करें, लेकिन यहाँ पे गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। जिस प्रकार से पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के एडवाइस पे जिस प्रकार प्रेसिडेंट वर्क करते हैं उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे हमारे गवर्नर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ इसमें हमारा द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी थी उसमें क्या प्रोवाइड किया गया था कि गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। अब डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होता है, देखिए अमेरिका में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन हम लोगों ने अमेरिका के मॉडल को ना अपनाकर कनाडा के मॉडल को अपनाया था, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन क्या होता है, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, राष्ट्रपति सेलेक्ट कर लेते हैं कि इनको राज्यपाल बनाना चाहिए। रीजन हमारा यहाँ पे दिया हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने क्या ऑप्ट किया था कि जो अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर का वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। तो ये तो यहाँ पे हमारा करेक्ट है। एंड जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यही प्रोवाइड किया गया था कि गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन देन चूज़ क्या किया गया कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये कहा कि प्रेसिडेंट उनका चुनाव करेंगे। तो हमारा ए भी करेक्ट है एंड रीज़न भी हमारा करेक्ट है। बट यहाँ पे अगर आप बिकॉज वर्ड का यूज़ करें तो यहाँ पे आप यहाँ पे समझेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसीलिए प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल के चुनाव को माना या तो इस सिस्टम को अपनाया क्योंकि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया था। देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा जाता तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा चुनाव। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दोनों यानी कि रीजन असर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टेटमेंट को देखना है हमें यहाँ किसके रिगार्डिंग, गवर्नर ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इज वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इनके पास क्या है,
एग्जीक्यूटिव पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। एंड नेक्स्ट हमारा है इज़ नीडेड बिकॉज ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट की ज़रूरत थी क्यों? क्योंकि स्टेट में फेडरल स्ट्रक्चर है। थर्ड हमारा वाज टू बी इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनको इलेक्ट किस तरह से होना चाहिए? जैसा कि ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मेंशन किया हुआ है। एंड फोर्थ है हमारा इज चूजन ऑनली फ्रॉम अमंग्स द कैटेगरीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा कैटेगरी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसी के अकॉर्डिंग केवल और केवल यहाँ पे ऑनली दिया हुआ है ऑनली फ्रॉम अमंग द कैटेगरीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑनली को देखेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली सब लोग यही मान के चलते हैं कि ऑनली है तो यूपीएससी ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट को गलत ही डाला होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं अब यूपीएससी क्या करी है, ऑनली वाले स्टेटमेंट को सही करी है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना है, ये नहीं कि डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर देते हैं इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचेंगे तो हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो प्रोवाइड किया गया है 2 प्रकार का उनका क्वालिफिकेशन की उनकी एज 35 साल होनी चाहिए, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा 2 कन्वेंशनल प्रोसेस भी है जिसको अपनाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सीएम से कंसल्ट करेंगे कि किसको राज्यपाल चुनना चाहिए। एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा कि उनको वो उस पर्टिकुलर स्टेट के नहीं होने चाहिए जिस स्टेट में उनको राज्यपाल बनना है। तो ये 2 कन्वेंशनल प्रोसेस भी है। तो यहाँ केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो कैटेगरी को नहीं देखा जा रहा, तो आप फोर्थ को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा ना ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। एंड देन अगर आपको यहाँ पे समझ में आता है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा देखिए द इज वेस्टेड विद एग्जीक्यूटिव पावर। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा तो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट असेंबली को प्रोरोग करने का, देन ऑर्डिनेंस इशू करने का, ये सारा उनके पास पावर है। तो हमारा फर्स्ट तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट अगर करेक्ट आप देखेंगे तो यहाँ हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ एंड इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स द गवर्नर। अपने ड्यूटी को या अपने पावर को एक्सरसाइज करने में, परफॉर्म करने में गवर्नर क्या करते हैं? मतलब गवर्नर किसके लिए, मीन्स गवर्नर के पास क्या होता है या किस प्रकार से वो वर्क करते हैं? तो फर्स्ट इज़ आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो अपना एक्सरसाइज करते हैं पावर को या ड्यूटी को तो उनको आंसर देना होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकंड ऑप्शन हमारा इज़ नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है। थर्ड हमारा कैन बी इम्पीच्ड इन विधानसभा, उनको विधानसभा से इम्पीच किया जा सकता है। एंड लास्ट हमारा इज़ आंसरेबल इन द विधानसभा, विधानसभा में आंसरेबल होते हैं। तो सी तो आप देखिए ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको इनका इम्पीचमेंट नहीं होता है, उनको डायरेक्टली अगर चाहे प्रेसिडेंट तो हटा सकते हो। तो सी तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। अभी तक हम लोगों ने इतना तो समझ ही लिया है कि उनका इम्पीचमेंट नहीं होता है गवर्नर का। ए अगर आप देखें तो इट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उनके ड्यूटीज़ एंड वर्क के लिए। अब देखिए इतनी बड़ी पोजीशन है गवर्नर की, अब उनको आप कोर्ट में ले जाके ऐसा पूछेंगे कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो यहाँ तो वो आंसरेबल नहीं होंगे। तो अगर आप ए एंड बी में देखें तो कोई एक सही होगा ही, विधानसभा में भी आंसरेबल नहीं है, तो एकदम वेग स्टेटमेंट था आपका। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है जिसको आप तुरंत से ही सही कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए इज़ नॉट एंड यहाँ नॉट नहीं दिया हुआ है, मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी इस नॉट के चक्कर में स्टेटमेंट या हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 18। अंडर आर्टिकल 213 द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एम्पावर्ड टू। तो आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर को एम्पावर किया गया है, मीन्स जो राज्य गवर्नर को एम्पावर किया गया है क्या करने के लिए? फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, सेकेंड हमारा प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, सी हमारा अपॉइंट अ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, एंड डी हमारा एक्सरसाइज इज इमरजेंसी पावर, अपना इमरजेंसी पावर एक्सरसाइज करने के लिए। तो देखिए जज का अपॉइंटमेंट करने में गवर्नर के यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर्स। तो यहाँ तो सी तो आप एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पे। एंड डी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने ये छोड़िए 213 के बारे में हम लोगों ने इतने बार से पढ़ा है एंड गवर्नर के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो कुछ कुछ आर्टिकल हमें पता होने ही चाहिए, मीन्स अगर आपको 213 के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप इसको यहाँ पे आप 3 ऑप्शन में फंस जाइएगा। मीन्स कभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं गवर्नर क्या होता है, आर्टिकल 213 का क्या होता है, तब तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम हिंट होता है कि ऑर्डिनेंस पावर होता है उनका, जो हम लोग भी पढ़ते आ रहे हो, तो हम लोग आराम से ऑप्शन बी को चूज़ कर सकते हैं।
तो कुछ कुछ आर्टिकल्स हम लोग देख लेंगे, जैसे आर्टिकल 213, आर्टिकल 167, 163, कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जिसे हम लोग एक बार थ्रोली देख लेंगे तो हम लोगों को ऑप्शन चूज़ करने में बहुत ईजी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ कैन गवर्नर मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। मीन्स इनमें से कौन सा इशूज़ है जिसमें कि गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। फर्स्ट हमारा डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेकंड हमारा रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, थर्ड हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड फोर्थ हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। देखिए यहाँ पे जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि जो गवर्नर है, मीन्स अगर क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं किस किस मामले में, किस किस इशू के बारे में। तो फोर्थ आप देखेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, मीन्स जो आर्टिकल 356 के तहत हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाती है स्टेट में तो वहाँ पे रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को कौन, गवर्नर। तो फोर्थ तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आप एक ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दीजिए। देन नेक्स्ट देखिए डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, डिसोल्यूशन करना है उसका, तो वहाँ पे भी गवर्नर क्या करेगी, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेगी। तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है, तो आप ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दीजिए। देन नेक्स्ट अगर हम रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वहाँ पे गवर्नर रिकमेंड नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा बिल आता भी है या कुछ ऐसा इशू आता भी है कि हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव करना या उनका पावर को करटेल करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये किसके पास गवर्नर भेजेंगे बात को, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन हम सबको पता है कि यहाँ हाई कोर्ट का जो जज होता है या जो भी अथॉरिटी होती है वो डायरेक्टली उनका जुडिशरी सिस्टम चलता है, यहाँ पे गवर्नर का पावर नहीं होता है या तो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर नहीं होता। तो ऑप्शन 2 को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 का एलिमिनेट करने के बाद हमें डायरेक्टली अपना ऑप्शन सी मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, गवर्नर के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर गवर्नर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल गवर्नर के लिए होते नहीं है, तो यहाँ तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मे बी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर all decision of the council of minister relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी स्टेट का वर्क होता है या स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या कोई भी अफेयर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का अफेयर हुआ या फिर स्टेट में कोई प्रपोजल आता है लॉ को लेकर के, तो जितना भी कुछ होता है उसके रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करेंगे या सारी बात बताएंगे किसको, गवर्नर को। तो यहाँ पे आर्टिकल 167 में ये कहा गया है। देन हमारा सी ऑप्शन है once the governor reserve a bill for the consideration of the president, the subsequent enactment of the bill is in the hands of president and the governor shall have no further part in its career। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गवर्नर अगर एक बार बिल को रिजर्व कर लेती है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए और ये प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाता है, तो इस बिल के रिगार्डिंग अब जो भी अथॉरिटी होगी वो सारी की सारी किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। यहाँ पे अब इसके आगे गवर्नर का कोई भी काम नहीं बच जाता है इस बिल के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल 201 ही इसके बारे में डील करता है कि जो गवर्नर है वो कुछ कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। एंड तो हमारे यहाँ तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। एंड डी हमारा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ state is vested in the governor and all executive action of the state have to be taken in the name of the governor। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है स्टेट का वो सारा का सारा किसके हाथों में होता है, गवर्नर के पास। और जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है वो सारा का सारा गवर्नर के नाम पे लिया जाता है, यानी राज्यपाल के नाम पे लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड भी स्टेटमेंट यानी डी भी हमारा करेक्ट है एंड बी भी हमारा आर्टिकल 167 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा कम्युनिकेट करते हैं सीएम राज्यपाल को। तो यहाँ पे बी भी करेक्ट है। तो हम लोगों ने देखा हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21। सो आज हम लोग 21 तक ही डिस्कस करते हैं, फर्दर कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट डिस्कशन में शामिल करेंगे 22 से। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेटरी मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑब्लिगेटरी नहीं है गवर्नर के पास कि वो किसी मिनिस्टर को इंचार्ज बनाए ट्राइबल अफेयर्स के लिए, यानी कि वो एक ट्राइबल अफेयर्स के लिए मिनिस्टर को चूज़ करें। तो किस स्टेट के रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, गवर्नर अगर अपॉइंट करते हैं किसी भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को, तो वो कहाँ पे अपॉइंट करेंगे? जहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोगों ने न्यूज़ में देखा हो, सबसे ज़्यादा ट्राइबल की संख्या आपको कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को आप एलिमिनेट कर दीजिए। देन हमारा जो झारखंड एंड उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ भी ट्राइबल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो आराम से अपना कॉमन सेंस, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन बी नॉट करेक्ट होगा। यहाँ पे नॉट पूछा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर इस स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वहाँ कोई ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मीन्स अपॉइंट किया जाए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.